हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। सो इस वीडियो को अपना जो भी फ्रेंड सर्कल है और जो आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो अदर स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आज आपको कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड वीडियो डालूंगी। यहाँ पर देखिए, मैं ये जो है कृषि को एक वीडियो में और पशुपालन को एक वीडियो में कवर करूँगी। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है वह कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगी, और इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा वो हमारी एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन से रिलेटेड वीडियो रहेगी। और मैं इससे पहले अपने करंट अफेयर की वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आप करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसको देखते हैं। देखिए, ये वीडियो आपके लिए लॉन्ग जरूर हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैंने हर एक जो HSSC के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, और जो थ्योरी है वो आपको अच्छे से समझाने का मैं यहाँ पर प्रयास करूँगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा कृषि है, सबसे पहले आज की जो ये वीडियो हमारी कृषि से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम कृषि को जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पशुपालन को जानेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो कृषि है वह लैटिन भाषा का शब्द है, और जो यह लैटिन भाषा का शब्द है जो कृषि, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भूमि की जुताई करना। ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, जो भारत देश है वह हरियाणा राज्य के अर्थव्यवस्था की आधार क्या है? कृषि है। जो भारत हमारा देश है और जो हमारा हरियाणा राज्य है, इसका जो अर्थव्यवस्था है, इसका जो बेस है वो क्या है? हमारा एग्रीकल्चर है। ठीक है, हरियाणा की जनसंख्या का 70% कृषि पर निर्भर करता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि हरियाणा का कितने परसेंट कृषि पर निर्भर करता है, तो वह 70% निर्भर करता है। ठीक है, आपको पता है हमारे हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4.42, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर हो गया। और अब आपको पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3.8 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट है हरियाणा के कुल क्षेत्र का कितने 86% भाग कृषि करने योग्य है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखिए, हमारे हरियाणा का टोटल कितना भाग है? 86% भाग है, और कृषि की जाती है कितने भाग पर? 3.62 मिलियन हेक्टेयर पर। ठीक है, और कुल क्षेत्र है इसका 81% भाग। और जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था, गठन के समय हमारे हरियाणा के प्रदेश में अनाजों का उत्पादन कितना होता था? वो होता था 25.92 लाख टन होता था। ठीक है, और जो अब ये जो 2017-18 में रिपोर्ट सौंपी गई है केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण द्वारा, उसके तहत जो हमारा हरियाणा है वो दूसरे स्थान पर आता है, और जो हमारा पंजाब राज्य है वह पहले स्थान पर आता है। और जो दूसरे स्थान पर हमारा हरियाणा आता है, तो यह अब कितने अनाज का उत्पादन करता है? तो यह 114.55 लाख टन का उत्पादन करता है। ठीक है, अनाज का। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अब ये हम देखते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देखिए, एक होती है हमारी रबी की फसल, एक होती है हमारी खरीफ की फसल, और एक होती है हमारी जायद फसल। ठीक है, जो हमारी रबी की फसल होती है इसे आषाढ़ी फसल भी बोला जाता है। और प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन चेक किए हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है। जो ये रबी की फसल है इसको आषाढ़ी फसल भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है खरीफ की फसल। खरीफ को फसल को हम क्या बोलते हैं? सावनी फसल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी जायद फसल है, जायद फसल को हम चारा फसल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो ये रबी की फसल है किस महीने में बोई जाती है, किस महीने में काट ली जाती है, तो ये भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो देखिए, जो हमारी रबी की फसल है यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसको बोते समय कम तापमान की और काटते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो यह फसल है, इसी फसल की खुशी में हम लूर नृत्य, फाग नृत्य, वैसाखी पर्व मनाते हैं। ठीक है, इसी फसल की खुशी में। और वैसाखी पर्व हम कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको ना इस वीडियो के बाद एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद फिर मैं ना आपको ना हरियाणा का मिसलेनियस करवाऊंगी। उसमें हम हरियाणा के नृत्य, हरियाणा के सांग, फिल्म जगत, जो भी ये है मिसलेनियस में जो आता है वो सब कवर करवाऊंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो हमारी रबी की फसल है
इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण हैं जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई एक्सेट्रा, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। बहुत सी बार एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि जो गेहूँ है वह रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या जायद फसल है। तो ये सभी को पता है जो हमारा गेहूँ है वह हमारी रबी की फसल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी? हमारी गेहूँ है। अब मैं यहाँ पर आपको गेहूँ से रिलेटेड कुछ बातें बताते हुए चल रही हूँ। ठीक है, जो हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है, खाद्यान्न फसल, ठीक है, वो उगाई जाती है गेहूं की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय गेहूं निदेशालय यानी फिर कृत्रिम गेहूं जीन बैंक कहाँ पर है? यह करनाल में है, 1978 में खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गेहूं सुधार कार्यक्रम, 1965 में केंद्रीय सरकार ने यह चलाया था। ठीक है, ये हमारी रबी की फसल थी। उम्मीद करती हूँ जो ये रबी की फसल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। रबी की फसल को आषाढ़ी फसल बोला जाता है। अक्टूबर से नवंबर में यह बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और इसके उदाहरण हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, अब हम खरीफ की फसल की ओर बढ़ते हैं। देखिए खरीफ की फसल को मैं आपको बता चुकी हूँ, सावनी फसल कहा जाता है और जो ये जून से जुलाई में बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारी अभी एट प्रेजेंट जो हमारे आसपास जो फसलें बोई जा रही हैं, धान लगाई जा रही हैं, तो ये क्या है? हमारी खरीफ की फसल है। इसको क्या बोलते हैं? सावनी फसल भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको बोते समय कम तापमान की एवं काटते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, जूट, गन्ना, तिलहन, बाजरा, कपास, ये क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जायद फसल है। देखिए जायद फसल को हम चारा फसल भी बोलते हैं और जो हमारी रबी की कटाई व खरीफ की बुआई के बीच में जो टाइम बच जाता है, जिस टाइम पीरियड के बीच में ये बोई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हम जायद फसल बोलते हैं। जैसे कि हमारा तरबूज हो गया, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये क्या हमारी जायद फसलें हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि जो ये ऋतुओं के आधार पर हमारे फसलों का वर्गीकरण है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था और जो स्टूडेंट है उन्होंने, बहुत से स्टूडेंट ने गलती की थी कि कृषि जलवायु के क्षेत्र कौन कौन से है। तो हरियाणा को कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये 2 भागों में बांटा गया है। और बहुत से स्टूडेंट क्या है ना, इसका आंसर 4 करके आ गए थे, तो वो जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, हरियाणा को कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र और दूसरा बांटा गया है दक्षिण पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, और जो ये उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र, यहाँ पर कौन कौन से फसलें उगाई जाती है? जैसे कि चावल, गेहूँ, कपास, फल व सब्जियाँ। ठीक है, और जो ये दक्षिणी वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या उगाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय फल व औषधीय पौधे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चन है वो कवर अप करवा रही हूँ। देखिए आपको ध्यान रखना है और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर के एसएससी के और सीएचएसएल के एग्जाम में और हरियाणा एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, वहाँ से ये मैंने कलेक्शन बनाया है। ठीक है, देखिए अंतरिम सरकार का पहला केंद्रीय खाद्य कृषि मंत्री कौन थे? तो ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको ना क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान देना है। अगर आपने सिंपल ये पढ़ लिया कि पहला केंद्रीय खाद्य मंत्री कौन था, तो ये आप पता है क्या आंसर करके आ जाओगे? आप पंजाब राव देशमुख आंसर करके आ जाओगे। लेकिन आपने ना जो आगे है, आगे भी उसको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन हमें ये मिलता है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पर नहीं दिया मिल जाता, हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं और जो है क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं, उसका आंसर होता कुछ और है और हमसे कुछ और लग जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बस मेरा आपसे यही कहना है कि क्वेश्चन को जितना उसके ना अच्छे से रीड करना है आपने। ठीक है, और टाइम का भी आपने ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट आपने जरूर रखनी है अपनी। ठीक है, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिम सरकार का पहला केंद्रीय खाद्य मंत्री कौन था, तो ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये 1946 की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला कृषि मंत्री कौन था, तो यह पंजाब राव देशमुख था। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर किस बच्चे को पता था। ठीक है, तो भारत का पहला कृषि मंत्री कौन था? हमारा पंजाब राव देशमुख था। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो ये, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है हमारा
भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, तो यह उत्तर प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय था, जो कि 1960 में बना था। लेकिन 1972 में इसका नाम बदलकर जी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया था। ठीक है, और अब आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि जो ये जी.बी. पंत है, ये कौन थे, तो यह यूपी के फर्स्ट सीएम थे। ठीक है, आपको तमाम बातें ये ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें कृषि के बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, और ये इसमें 7वीं अनुसूची में क्या आता है, संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है, हमारी संवर्ती सूची आती है। ठीक है, संघ सूची में हमारे 100 विषय हैं, राज्य सूची में हमारे 61 विषय हैं, और जो ये हमारी संवर्ती सूची है इसमें हमारे 52 विषय हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए, जो सन 2006 में कृषि को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ठीक है, देखिए ये राज्य सूची है, और राज्य सूची से हटाकर 2006 में कृषि को कहाँ पर डाल दिया गया है, संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, और मैं आपको एग्जाम के बाद पॉलिटिकल भी यहाँ पर इस चैनल पर स्टार्ट करवाऊंगी, तो आप अपने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो ग्राम सचिव के एग्ज़ाम होंगे, उससे पहले मैं आपको पॉलिटिकल करवा दूंगी यहाँ पर इस चैनल पर। ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है हमारा, कुल कृषि योग्य भूमि वाला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा ज़्यादा, देखिए यहाँ पर ज़्यादा पूछा गया तो वो हमारा पंजाब है, और अगर आपसे कम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे ज़्यादा कुल कृषि योग्य वाला जिला। अगर सबसे ज़्यादा कृषि योग्य वाला जिला पूछ लिया जाए तो सिरसा हो जाएगा हमारा, और कम वाला पूछ लिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पंचकुला हो जाएगा। और पंचकुला क्यों हो जाएगा, क्योंकि पंचकुला पर जो वन है वो ज़्यादा है। ठीक है, और जहाँ पर वन ज़्यादा होंगे वहाँ पर जो ज़मीन है वो वनों में गिर जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, कृषि के लिए वहाँ पर स्थान नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर है, तो यह पूसा बिहार में है। इसकी जो स्थापना है वह 16 जुलाई 1929 को की गई थी, लेकिन वहाँ पर पूसा में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने के कारण इसको क्या कर दिया गया था, नई दिल्ली में लेकर आ गए थे इसको। ठीक है, और 1970 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, और आपको अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा HAU, जो कि हमारी हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। यह 1970 में बनी थी, हिसार में बनी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये HSSC के 3 एग्जाम में मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम थे वहाँ पर मैंने देखा है, और 2 बार ये SSSC में पूछा गया। ठीक है, तो ये टोटल 5 बार क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है भारतीय कृषि का इतिहास, ये एक बुक है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक बुक के लेखक कौन है, तो ये हमारे मोहिंदर सिंह रंधावा हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा भारतीय कृषि आयोग के जो स्थापना है वह 2004 में की गई थी। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सभी ने कि जो हमारा भारतीय किसान आयोग है इसका जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था। ठीक है, अब हम मिट्टी की बातें करते हैं। देखिए जब हम कृषि करेंगे तो कृषि करने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा, और पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम मिट्टी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 22%। ठीक है, और हरियाणा में को 2 भागों में बांटा गया है, एक बांगर में, एक खादर में। ठीक है, जो बांगर होता है वो हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो खादर होती है वो हमारी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, और देखिए हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये भी ध्यान रख लेना आप, हरियाणा में लेस्ट मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है, और लाल मिट्टी हमारी सिरसा में पाई जाती है। ठीक है, और हरियाणा का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा है, गिरिपाद है, जो कि यमुनानगर में है। ठीक है, और मैंने आपको हरियाणा का भूगोल करवा रखा है, जहाँ पर वहाँ पर हरियाणा की भौगोलिक स्थिति वाली वीडियो करवा रखी है, उसमें आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि गिरिपाद क्या होता है, शिवालिक क्या होता है, अरावली क्या होता है। ठीक है, ये मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो गिरिपाद होता है वो शिवालिक के नीचे एक रेंज है जो कि 25 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है, उसको क्या बोला जाता है, गिरिपाद बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा, देखिए जो कृषि है, कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग हैं, देखिए जो हमारी कृषि है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है निर्वाह कृषि, सेकंड हमारी झूम कृषि, और थर्ड हमारी वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, जो हमारी निर्वाह कृषि है ये क्या ऐसी होती है, छोटी छोटी जोतों को जोत कर की जाने वाली खेती को हम क्या बोलते हैं, निर्वाह कृषि बोलते हैं। जो हम
किसान वगैरह जो खेती करते हैं उसको निर्वाह कृषि ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने घर के परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने के लिए, निर्वाह करने के लिए क्या करता है? कृषि करता है। तो इसको हम निर्वाह कृषि बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी झूम कृषि है, और झूम कृषि वो होती है, देखो मान ले ये स्थान है कोई, और यहाँ पर बहुत से टाइम से हमने जो घास फूस उगी हुई है उसको साफ किया, और उसको यहाँ पर हमने क्या कर दी? फसल उगा दी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 3 से 4 वर्ष बाद क्या हो जाता है? उस फसल की जो उर्वर शक्ति है वो कम हो जाती है। तो हम इस स्थान को छोड़ देते हैं, और इस स्थान से हम कहीं दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ पर कृषि करने लग जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? झूम कृषि बोला जाता है, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान पर कुछ टाइम के लिए कृषि की, उसके बाद फिर हम उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? झूम कृषि बोलते हैं। इसको दहन कृषि भी बोला जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। और ये कहाँ पर होती है? यह उत्तर पूर्वी भाग में होती है, ठीक है। और यह जो हमारा आंध्र प्रदेश, ये HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो हमारी झूम कृषि है इसको क्या बोला जाता है? पोडू बोला जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारी वाणिज्यिक कृषि होती है, इसको हम नकदी फसल भी बोलते हैं। ये वो फसल होती है जो हम अपने खुद के लिए कम यूज करते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं? हम बेच देते हैं, और बेच कर हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी कृषि है, कृषि के आधार पर जो हरियाणा है, हरियाणा को 3 जोनों में बांटा गया है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन हो गया। आई थिंक आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कुल कितने जोन हैं, फर्स्ट जोन में कितने ज़िले आते हैं, कितने % एरिया आता है। यहाँ से जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर भी मेरा आपको पढ़ाने का दायित्व बनता है, तो मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए जो कृषि है, कृषि को हरियाणा को 3 जोन में बांटा गया है, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट जोन है इसमें 8 जिले आते हैं, सेकंड जोन में 7 जिले आते हैं, और थर्ड जोन में भी हमारे 7 जिले आते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट जोन है इसमें इसका जो हरियाणा का 32% एरिया कवर करता है, सेकंड जोन 39% एरिया कवर करता है, और जो हमारा थर्ड जोन है यह 29% एरिया कवर करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से 8 जिले आते हैं ये आपने देख लेने हैं वीडियो को जूम करके। फर्स्ट जोन में, सेकंड जोन में और थर्ड जोन में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। अच्छे से वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लेना और देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत की भूमि में पाया जाने वाला सबसे कम तत्व कौन सा है? ये हमारा जिंक है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये SSSC में भी और HSSC में भी पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा कृषि बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? या 1 अगस्त 1969 को पंचकुला में की गई थी, ठीक है। हरियाणा बीज प्रमाणित संस्था कहाँ पर है? पंचकुला में है। वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? JP दलाल जी हैं, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है हरियाणा के पहले कृषि मंत्री कौन थे? ये चौधरी बंसीलाल जी थे। और हरियाणा के भारत के कृषि मंत्री एट प्रेजेंट कौन है? तो ये हमारे नरेंद्र तोमर है। और हरियाणा के हमारे JP दलाल जी हैं, ठीक है। और ये ध्यान रख लेना कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम है ना जो प्रमुख क्रांतियाँ हुई हैं उनको पढ़ते हैं डिटेल से, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रमुख क्रांतियाँ लिखी हुई है। देखिए जो हरित क्रांति है ये किसके लिए आई थी? ये फसल के लिए आई थी, ठीक है। यह 1966 और 67 में आई थी। यह देखिए विश्व लेवल पर जो यानी कि वर्ल्ड लेवल पर यह नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा चलाई गई थी। और भारत में इसका श्रेय किसे जाता है? MS स्वामीनाथन जी को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी श्वेत क्रांति है, ये दूध के लिए आई थी। और यह 13 जनवरी 1970 को स्टार्ट हुई थी। और इसका जो जनक है वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नीली क्रांति है। नीली क्रांति मछली के उत्पादन के लिए आई थी, ठीक है। और यह 1960 के दशक में आई थी। और जो इसके जनक है वह हीरालाल चौधरी एवं अरुण कृष्णन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी गुलाबी क्रांति है। जो ये हमारी गुलाबी क्रांति है यह अनियन फिश एवं मीट के लिए आई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो इसके जनक थे वो दुर्गेश पटेल जी हैं। नेक्स्ट हमारी सुनहरी क्रांति है। जो सुनहरी क्रांति है यह फूल व बागों के लिए आई थी। और जो इसके जनक है वो है निरपकाट तुर्केज, ये इसके जनक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दालों का राजा किसे कहा जाता है तो चने को कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दालों की रानी किसे कहा जाता है तो यह मटर को कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों में आपने डिफरेंस कर लेना है। इसी प्रकार से अगर आपसे फलों का राजा पूछ लिया जाए तो आम हो जाएगा, और हमारी फलों की रानी पूछ लिया जाए तो इलायची हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा में कौन सी सब्जी किस ज़िले में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा गेहूं है, और जो भी मैं आपको फसल पढ़ाऊंगी उसके बारे में बिल्कुल जो भी डिटेल से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आगे HSSC में पूछे जा सकते हैं उनका बिल्कुल डिटेल से करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा गेहूं है। गेहूं सबसे ज़्यादा सिरसा, करनाल और हिसार में होता है। ठीक है, और यह हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल या फिर उत्पादन फसल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारा गेहूं है, गेहूं की फसल है पूसा, सोना, कल्याण, अर्जुन, MP 4010। ठीक है, ये इसकी फसलें हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसको गेहूं का उत्पादन करने के लिए हमें तापमान चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, और मिट्टी चाहिए जलोढ़ मिट्टी, और वर्षा चाहिए 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन, देखिए ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटका सकता है एग्जामिनर। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हमारा UP है। ठीक है, और प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हमारा पंजाब है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा हरियाणा है, ये कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, और अगर हम विश्व लेवल की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा यह चीन में होता है, उसके बाद यह भारत में होता है, भारत के बाद यह रूस में होता है। इसमें 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रीटियम स्टाबाइट। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब हम, और इसका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो यह ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, और रोग होता है इसमें रेतवा। ठीक है, तो गेहूं से रिलेटेड ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको कवर अप कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चावल है। अब हम चावल के बारे में जानते हैं। देखिए जो हमारा चावल है, चावल को वरही बोला जाता है, और जो हमारा गेहूं है, गेहूं को गोदुम बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। देखिए जो हमारा चावल है वो सबसे ज़्यादा करनाल में पाया जाता है, कैथल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा करनाल है, करनाल को धान का कटोरा या फिर चावल का कटोरा या फिर बाउल ऑफ राइस बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, और यह हरियाणा की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसकी किस्म कौन सी है, तो इसकी बासमती, मुच्छल, 1121, ये तो आपने सुने ही होंगे नाम। जो भी गांव से बिलोंग करते हैं और खासकर किसान परिवार से, जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं, उनने ये जरूर सुने होंगे। ठीक है, बासमती चावल, मुच्छल, 1121, ये अच्छे से सुने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें को कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें 12 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 24 हो जाते हैं। ठीक है, वर्षा इसको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है, और प्रोटीन इसमें 6% पाया जाता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो 76% पाया जाता है। रोग होता है खारा, रस्ट या अंगमारी, और यह विश्व लेवल की अगर हम बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा होता है, चीन के बाद यह भारत में होता है, और भारत के बाद फिर यह इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, और जो हमारा करनाल जिले का जो बासमती चावल है वह विश्व भर में प्रसिद्ध है, और तथा जो ये खाड़ी देश हैं यहाँ पर क्या है, ये निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब वो होता है अपने देश से किसी दूसरे देश तक किसी वस्तु का भेजना। ठीक है, और आयात का मतलब ये होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में किसी वस्तु को मंगवाना। ठीक है, ये निर्यात आयात आपको अच्छे से समझ लेना है। हम 6th क्लास में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एक एंजोला अनाबिना नामक उर्वरक मिलाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितने % मिलाया जाता है, ये 5% से 15% तक मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, जब हम चावल की सफाई करते हैं तो चावल की सफाई करने पर जो हमारा विटामिन B होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा चावल के सेलर यानी कि धान सेलर क्या होते हैं, धान से चावल बनाने का एक मशीन होती है। ठीक है, ये कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कैथल में है, और यहाँ पर कितने हैं, 98 है। ठीक है, अगर आपसे चावल के सेलर पूछ लिया जाए या फिर चावल की मिल पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पर है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कैथल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने गेहूं के बारे में जान लिया है और चावल के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बाजरा है। बाजरा सबसे ज़्यादा भिवानी में पाया जाता है और इसको मोटा अनाज बोला जाता है। जो चना है, चना भी हमारा भिवानी में पाया जाता है, और जो सरसों है वो हमारी एट प्रेजेंट भिवानी में पाई जाती है, लेकिन जो पहले है वह महेंद्रगढ़ में पाई जाती थी। ठीक है, और अगर आप एग्जामिनर आपसे पुरानी वाली बुक से क्वेश्चन उठाकर पूछता है तो वह ऑप्शन में महेंद्रगढ़ देगा, भिवानी नहीं देगा। तो जो भी आपको
ऑप्शन में मिले और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से ईजिली मार्क्स कर देना, ठीक है। तो ये कर देना आप मार्क। नेक्स्ट है हमारा गन्ना। अब हम गन्ने के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। गन्ना सबसे ज़्यादा हमारा यमुनानगर में होता है। गन्ने को हम नकदी फसल बोलते हैं, वाणिज्यिक फसल बोलते हैं और 12 मासी फसल भी बोलते हैं, ठीक है। जो हरियाणा है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? गन्ने की फसल का किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपने। और देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है, तो गन्ने का किया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है, तो ये हमारा गेहूँ का किया जाता है, ठीक है। अकेला हरियाणा देश के लिए 12% गन्ने का उत्पादन करता है। इसमें रोग होता है रेड रस्ट नाम का, ये CGL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और जो गन्ने की पत्ती होती है यहाँ, इस पर कौन सा रोग होता है? ब्लैक फंगस नाम का रोग होता है, जो कि आजकल चला हुआ है, ठीक है। तो आपने जो जितना उसके ये जो कोविड-19 है इससे बचकर रहना है और अपने मास्क वगैरह का यूज करना है, सैनिटाइजर का, ठीक है। और जब तक आपको कोई ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो अपने घर पर ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कपास है। जो कपास है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सिरसा में होता है। कपास को हम बाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। और कपास को हम नरमा भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हम आम लैंग्वेज में तो हम इसको नरमा ही बोलते हैं, हमारे गाँव में तो नरमा ही बोला जाता है, ठीक है, कपास को। इस कपास के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। यह 2 तरह की होती है। जो कपास है 2 तरह की होती है, एक होती है हमारी देसी कपास और एक होती है हमारी अमेरिकन कपास। जो देसी कपास होती है यह इसका रेशा कमज़ोर होता है और कम लंबा होता है और कम चमकीला होता है। यहाँ पर चमकीला आएगा, ठीक है। यहाँ पर चमकीला कर लेना, सब याद कर लेना अब, यहाँ पर चमकीला आएगा, ठीक है। और जो हमारी अमेरिकन कपास होती है, इसका जो रेशा है वह मजबूत होता है, लंबा होता है और चमकीला होता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? देखिए हम आम भाषा में जो गांव वाले हैं वो कपास को नरमा आम भाषा में वैसे बोल देते हैं, लेकिन जो हमारी अमेरिकन कपास है उसी को नरमा बोला जाता है, बाकी को तो हम बाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, कपास का व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पलवल में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर पाई जाती है? सिरसा में पाई जाती है। इसी वजह से जो हमारा पलवल है, पलवल को कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मक्का है। मक्का अंबाला में पाया जाता है, उसके बाद पंचकुला में पाया जाता है। मक्के में प्रोटीन पाया जाता है, जेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और जो हमारा USA है, USA के मैक्सिको में सबसे ज़्यादा मक्का पाया जाता है। और जो मैक्सिको है, मैक्सिको को मक्का की जन्मस्थली कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सूरजमुखी है। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा अंबाला में पाया जाता है और इसमें जो अमल पाया जाता है वो पाया जाता है लाइनोलिक अमल पाया जाता है, ठीक है। और जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए जो हमारा सूरजमुखी का तेल है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। HSSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सूरजमुखी का तेल है वो किस पेशेंट के लिए यूजफुल होता है, तो वह हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट हमारी ज्वार है। ज्वार हमारी रोहतक में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आलू है। आलू हमारा सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में हो जाता है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमारी सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसल गेहूँ है, तो हमारा हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? आलू है, ठीक है। और आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? श्यामगढ़, नीलोखेड़ी, करनाल में है, ठीक है। और अगर एग्जामिनर आपसे ये तीनों ऑप्शन साथ में देता है तो आपने किस पर टिक करके आना है? शामगढ़ पे टिक करके आना है, ना कि करनाल पे, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो ये देखना चाहता है कि आपको नॉलेज कितनी है, तो वो सबसे छोटा जो होता है आपने उसको टारगेट बनाना है, ठीक है। और हरियाणा में पहली बार जो आलू का मेला है वो कहाँ पर लगा है? वो अभी करनाल में लगा है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारा धनिया। धनिया सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद हमारा लहसुन है। लहसुन हमारा करनाल में पाया जाता है। फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा सोनीपत में पाई जाती है। मशरूम जो कि जिसको हम खुम्बी बोलते हैं, यह सोनीपत के कुबड़ू गाँव में पाई जाती है, ठीक है। और हरियाणा का जो सोनीपत जिला है यह पूरे भारत में इसमें प्रथम स्थान इसका आता है, ठीक है। पूरे भारत में जो खुम्बी है वह सिर्फ सोनीपत के कुबड़ू में उगाई जाती है, ठीक है। और इसमें कौन सा वो पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, तो वह एंजुलिन कंपाउंड पाया जाता है, जो कि हमारा कॉस्मेटिक का सामान होता है, लाइक लिपस्टिक वगैरह जो ये लड़कियां यूज करती है या फिर जो मैरिड जो औरतें हैं वो यूज करती है, वो सामान इससे बनता है, ठीक है, खुम्बी से। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है।
नेक्स्ट है हमारा हल्दी है। हल्दी सबसे ज़्यादा यमुनानगर में पाई जाती है, ठीक है। जो बहुत से टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे कि हल्दी अम्बाला में पाई जाती है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दे रही हूँ, लेकिन जो हमारी हल्दी है यह यमुनानगर में पाई जाती है, ना कि अम्बाला में, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला मसाला है हमारा हल्दी है, ठीक है। और एकमात्र हल्दी प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर है? यमुनानगर के रादौर जिले में है, रादौर में है, ठीक है। रादौर में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिर्च है। मिर्च यमुनानगर में पाई जाती है। मेथी हमारी गुरुग्राम में पाई जाती है। आम हमारा यमुनानगर में पाया जाता है। और प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल भी हमारा क्या है? आम है। और बहुत से टीचर जो आम है और हल्दी है, हल्दी इन दोनों को कहाँ पर पढ़ाएंगे? अम्बाला में पढ़ाएंगे। लेकिन ये अभी न्यू रिपोर्ट आ चुकी है, उसके तहत जो डाटा है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और ये जो डाटा है मैंने बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। पूरा 1 दिन लगा है इस डाटा को बनाने में, तब जाकर ये मैंने नोट्स रेडी किए हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंवला। आंवला सबसे ज़्यादा सिरसा में पाया जाता है। जो खट्टे फल हैं वह भी सबसे ज़्यादा सिरसा में ही पाए जाते हैं। अमरूद हमारा करनाल में पाया जाता है। जो चीकू है, चीकू हमारा सिरसा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा सीतरस फल, यानी कि सीतरस फल वही होते हैं खट्टे फल, तो ये हमारे सिरसा में और सोनीपत में पाए जाते हैं। केला व सेब सबसे ज़्यादा फतेहाबाद में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू HSSCI, ठीक है। और सेब मंडी पंचकुला में बनाई जाएगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा रजनीगंधा है। रजनीगंधा को ही हम ग्लेडियोलस बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में पाया जाता है। और प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फूल कौन सा? हमारा ग्लेडियोलस ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फूल कौन सा है, तो ये हमारा रजनीगंधा का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल कौन सा है, तो ये हमारा आम है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला मसाला कौन सा है, तो ये हमारी हल्दी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, तो वो हमारा आलू है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो वो हमारी गेहूँ है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने बताए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गेंदा है। जो गेंदा है वह गुरुग्राम में पाया जाता है और यह फूल मंडी गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट हमारा गुलाब है। गुलाब सबसे ज़्यादा मेरे डिस्ट्रिक्ट पानीपत में उगाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन और नोट डाउन किए हुए हैं, कुछ स्कीम है वो भी यहाँ पर नोट डाउन की हुई है, तो अब हम इनको देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, जो कि 2006 में शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में फसलों की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मोटिव है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ पर है? गरोंडा करनाल में, ठीक है। जो ये गरोंडा है यहाँ पर बहुत सी बुक में द भी लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रख लेना है। गरोंडा हो गरोंदा हो कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना गरोंडा करनाल में है। यहाँ पर क्या है? वेजिटेबल्स के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर है, ठीक है। और फ्रूट्स के लिए जो एक्सीलेंस सेंटर है वो हमारा मांगेआना गाँव में है, सिरसा में। और इसको बनाने के लिए कितनी लागत आई है? 9.70 करोड़ की लागत आई है। 2017 में इसकी सिरसा में स्थापना की गई थी। CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आलू प्रौद्योगिकी केंद्र सामगढ़ नीलोखेड़ी करनाल में है, ठीक है। आलू का मेला 2020 में करनाल में लगा था। उपोषण कटिबंध या फल केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उपोषण कटिबंध या फल केंद्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के लाडवा में है। और नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर हमारा? गाँव भिवानी में है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उद्यान प्रशिक्षण केंद्र उचानी कला करनाल में है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदम हैं। देखिए फर्स्ट है मौसम आधारित फसल बीमा योजना की शुरुआत 2007-8 में या फिर 2009-10 में की गई है। देखिए पेयर में ये यहाँ पर पेयर में ही आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो आपको जो भी पेयर मिले वो आपको टिक करके आ जाना, ठीक है। और दोनों पेयर एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो आपको 2007-8 मिलेगा या फिर आपको 2009-10 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। इसको बोलते हैं हरियाणा लैंड रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय को अपने ध्यान से देख लेना, इस प्रकार से लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी या फिर हॉर्टिकल्चर मंडी गन्नौर सोनीपत में खोली जाएगी। फ्रांस की एक कंपनी है रुगीन और चीन की एक कंपनी है सेनन हनेन, इन मंडियों की तर्ज पर यह खोली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूल मंडी या फिर फूल मार्केट गुरुग्राम में है। एग्री बिजनेस स्कूल भी है यहाँ पर।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के यह कब स्टार्ट की गई थी? यह 13 फरवरी 2016 को स्टार्ट की गई थी। राज्य भूमि उपयोग बोर्ड की स्थापना 1975 में की गई थी। किसान कॉल सेंटर यानी कि टोल फ्री नंबर किसान के लिए कौन सा है? 1800-180-1551 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, 1800-180-1551 है। ठीक है। कृषक उपहार योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो यह 2 अक्टूबर 2000 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, यह किसके समय में की गई थी? भूपेंद्र सिंह सीएम के समय में 2006 में यह बंद कर दी गई थी। लेकिन जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इन्होंने 2015 में दोबारा से स्टार्ट कर दी गई है। और जो है 2 किसानों को क्या दिए जाते हैं? ट्रैक्टर दिए जाते हैं। जो राज्य स्तर है, राज्य स्तर पर ट्रैक्टर दिए जाते हैं और जिला स्तर पर क्या है? कल्टीवेटर दिया जाता है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बस ये लास्ट है, यहाँ पर है नेक्स्ट हमारा, राज्य स्तर में प्रथम 2 किसानों को क्या दिए जाते हैं? ट्रैक्टर दिए जाते हैं। और जिला स्तर पर क्या दिया जाता है? कल्टीवेटर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत की जो योजना है, यह क्या कब क्यों स्टार्ट की गई थी? जो धान की खेती को प्रदेश में कम करने के उद्देश्य से यह स्टार्ट की गई थी। और जो धान की खेती को न उगाकर कोई और फसल उगाएगा तो उस किसान को क्या दिए जाएंगे? 1 एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। और जो मेरा पानी मेरी विरासत है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वह किसे बनाया गया है? मनिका शियोकंद को बनाया गया है। ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। और सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को अपने सभी 5 फ्रेंड के साथ आपने शेयर जरूर करना है। ठीक है। और जितना उसके सपोर्ट करना है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पशुपालन से रिलेटेड करवाऊंगी, एनिमल हस्बेंड्री से। बस आज की ये इतनी ही वीडियो थी।